गुड मॉर्निंग। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, जेके एच प्राइवेट लिमिटेड who is into the business of imparting coaching to CA students did not appoint any internal audit for the year ended 31st March 2023. As on 31st March 2022, the company had paid up capital of rupees 50 lakh and reserve of rupees 10 crore. Its turnover for the 3 years preceding the year ended 31st March 2023 was 75 crore, 145 crore and 260 crore respectively. As an auditor of the company for the year ended 31st March 2023, how would you deal with this above? अब देखिए कंपनी कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें दो क्राइटेरिया होते हैं फॉर द इंटरनल ऑडिटर। कौन सा? एक तो टर्नओवर वाला। कौन सा? एक तो टर्नओवर वाला, एक होता है लोन्स एंड बोरिंग वाला। कौन सा? लोन्स एंड बोरिंग वाला। टर्नओवर के लिए लेके क्या लिमिट है? 200 करोड़ और मोर, और लोन्स एंड बोरिंग के लिए क्या है? 100 करोड़ और मोर। तो इन्होंने जो पेड अप कैपिटल की जो अपन को इन्फॉर्मेशन दी है वो अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। अपन कौन से देख रहे हैं? टर्नओवर की। अब देखिए उनका टर्नओवर क्या एक्सीड कर रहा है? 200 करोड़ से। उनका टर्नओवर कितना है? 260 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर, राइट। तो ऑफकोर्स इनको इंटरनल ऑडिटर क्या करना चाहिए था? अपॉइंट करना चाहिए था फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023, हाउ वुड यू डील विद द अबव? तो अब आप क्या हो? कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या हो? कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। उस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे? कारो में रिपोर्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? कारो में रिपोर्टिंग करेंगे। कौन सा? कारो का जो क्लॉज 14 है और पैरा 3, राइट, वो क्या बोलता है? आपको बोलता है कि आपको देखना चाहिए कि क्या कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है या नहीं किया, राइट। उस पर आपको क्या करना होता है? कारो में रिपोर्टिंग करना होता है, और हम किस तरीके से उसके वर्क को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, हमको वो भी क्या करनी चाहिए? रिपोर्ट करनी चाहिए, राइट। तो देखिए इन द इंस्टेंट केस जेके प्राइवेट लिमिटेड हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपीज 260 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच इज मोर देन द 200 करोड़ रुपीज, राइट। इसलिए उनको इंटरनल ऑडिटर क्या करना चाहिए था? अपॉइंट करना चाहिए था। अब देखिए रिपोर्टिंग अंडर कारो 14 में अपन देख रहे हैं। देखिए द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिटर system commensurate with its size and the nature of its business, and whether the report of the internal auditor for the period under the audit were considered by the statutory auditor, राइट। तो यहाँ पे जो कंपनी की साइज है, एज पर द लॉ एंड रेगुलेशन स्टैट्यूट, कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो हम क्लियरली बताएंगे कि उन्होंने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया था। कहाँ पे बताएंगे? अंडर कारो 2020, राइट। So if the company does not have an internal audit system, statutory auditor is required to state this fact in his report under CARO 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा कट करिएगा, ये नवंबर 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कंपनी है WWE लिमिटेड। कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। इज ए पब्लिक कंपनी हैविंग 40 lakh पेड अप कैपिटल इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर which raised to rupees 60 lakh in current financial year under audit. The company had turnover of the previous 3 consecutive financial year being 49 crore, 145 crore and 150 crore. During the previous year, WWE Limited borrowed a loan from a public financial institution of rupees 110 crore but squared up 20 crore by the year end. The company does not have any internal audit system. In view of the management, internal audit system is not mandatory. Comment. अब देखिए आपकी कंपनी कैसी है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में 4 क्राइटेरिया होते हैं। पहला तो कौन सा? टर्नओवर वाला। पहला कौन सा है? टर्नओवर वाला। वो कितनी बात करता है? 200 करोड़ और मोर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फिर बात करता है लोन्स एंड बोरोइंग की, कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ और मोर। या फिर वो बात करता है पेड अप शेयर कैपिटल की। किसकी बात करता है? पेड अप शेयर कैपिटल की। वो कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़ और मोर। एंड लास्ट में कौन सा है? डिपॉजिट। लास्ट में कौन सा है? 25 करोड़ और मोर, बराबर। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो लोन्स एंड बोरिंग वाली है वो कंडीशन फुलफिल होगी। इनकी लोन्स एंड बोरिंग वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। वो कितनी थी? 110 करोड़ थी। कितनी थी? 110 करोड़ थी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब ध्यान रखना वहाँ पे क्वेश्चन क्राइटेरिया में क्या था? एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कहा था? एनी टाइम।
अगर आपका कभी भी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर आपका कभी भी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपकी क्या होती है, इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है, राइट। तो इस केस में ध्यान रखना, जो WWE लिमिटेड है उनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए था। अब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला है कि आपको एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैसे डील करोगे, तो हमको यहाँ पे एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर आंसर नहीं देना है, हमको क्लियरली बताना है कि क्या है, मैनेजमेंट को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए था। देखिए अगेन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कहीं पे भी रेफरेंस नहीं दिया था। ओके देखिए अगेन यहाँ पे दिया है, देखिए ईयर अंडर ऑडिट मतलब अगेन आपको ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से आंसर देना है, राइट। अगेन आपको ऑडिटर के आंसर से क्या करना, पर्सपेक्टिव से आपको आंसर देना है। तो अगेन अपन क्या करेंगे, कारों में इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। अगेन अपन क्या करेंगे, इसकी कारों में रिपोर्टिंग करेंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सच फैक्ट इन हिज रिपोर्ट अंडर कारो 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंटरनल ऑडिटर of a company shall be free from any undue influence which force him to deviate from the truth. He shall be independent. Is above statement proper? If so, how independence of the internal auditor can be established? देखिए अगर मैं आपको इंटरनल ऑडिटर की जो डेफिनेशन थी या फिर उसके जो वर्क की जो आपको स्कोप दिया हुआ था कि वो क्या करता है, अगर मैं वो थोड़ा सा आपको याद दिला तो क्या था, हम इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, इंडिपेंडेंट क्या करता है, असेसमेंट करता है। क्या करता है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट करता है। किसका, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और जो कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है वो क्या करता है, उसका इंडिपेंडेंट असेसमेंट करता है। क्यों करता है, उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए, राइट। वो क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, वो क्या करता है, उसको है ना इंडिपेंडेंटली असेस करता है। क्यों असेस करता है, इन ऑर्डर टू determine whether they are effective, whether the internal control system is effective in order to ensure corporate governance and achievement of a goals and objective of the company, right। हम इंटरनल कंट्रोल को क्यों असेस कर रहे हैं, in order to determine whether they are effective in achievement of the goals and objective of the company and the corporate governance। अब यहाँ पे बेसिक ना पॉइंट क्या था, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, राइट। अगर इंटरनल ऑडिटर को सारे काम करना है तो उसको क्या करना है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना है। मतलब इंडिपेंडेंट अगेन क्या कर रहे हैं, प्री रिक्वायरमेंट कर रहा है, राइट। चैप्टर क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंस इज द प्री रिक्वायरमेंट, बराबर। अब ध्यान रखना ये इंडिपेंडेंस कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंस को लेकर क्या बोला है, पहला तो इंडिपेंडेंस आपके माइंड में भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंस आपके अपीयरेंस में भी होना चाहिए, राइट। दूसरा, आप जो भी डिसीजंस लोगे, राइट, दूसरा आप जो भी डिसीजन लोगे, राइट, वो बायस नहीं होना चाहिए और वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। आप अपनी जो ड्यूटी करोगे वो क्या करोगे, प्रॉपर मैनर में डिस्चार्ज करोगे, राइट। प्रॉपर मैनर में डिस्चार्ज करोगे मतलब आप प्रोफेशनल बिहेवियर क्या करोगे, मेंटेन करोगे, राइट। आप अपना जो भी कंक्लूजन फ्रेम करोगे, राइट, आप जो भी अपना कंक्लूजन फ्रेम करोगे वो बेस्ड ऑन द एविडेंस करोगे, राइट, बेस्ड ऑन द एविडेंस करोगे। वो किसी के इन्फ्लुएंस में, राइट, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट, इसके बेसिस पर पहले हमको क्या करना है, इन सबका रेफरेंस देना है, फिर हमको बोलना है ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर है। पहला तो हमको बताना ये क्या है, ये स्टेटमेंट प्रॉपर है। फिर ये बोल रहा है कि आप इफ सो हाउ इंडिपेंडेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर कैन बी एस्टेब्लिश, इंडिपेंडेंस किस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इंडिपेंडेंस में क्या होगा, सबसे पहले जो इंटरनल ऑडिटर है उसका ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्टेटस देखा जाएगा, साथ में उसका स्कोप, स्टेटस एंड स्कोप, साथ में उसकी ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लास्ट वन उसकी रिपोर्टिंग लाइन हम क्या देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे उसका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है, राइट, साथ में उसके स्कोप में क्या क्या आता है।
अगर उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस दिया हुआ है कि वो क्या कर सकता है, प्रॉपरली इन चीज़ों को एवेल्यूएट कर सकता है, साथ में उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकता है, उसका डायरेक्ट एक्सेस है विद द ऑडिट कमिटी, राइट, तो उससे क्या होगा, उसकी इंडिपेंडेंस क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। साथ में हम देखेंगे उसकी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इंटरनल ऑडिट क्या करता है, सिर्फ इन चीज़ों को एवेल्यूएट नहीं करता, सिर्फ इन चीज़ों को एवेल्यूएट नहीं करता है, वो क्या करता है, इसमें डेफिशिएंसी देखता है और साथ में क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिचुएशन, राइट। वो क्या करता है, साथ में रिकमेंडेशन वगैरह भी देता है, साथ में देखता है कि उन रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू इन ऑर्डर टू वर्क इंडिपेंडेंटली। एंड लास्ट में क्या होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर रिपोर्टिंग अथॉरिटी होनी चाहिए टू रिपोर्ट टू डायरेक्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ या फिर द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी की अपन बात करें तो डायरेक्ट उसके पास क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट उनको रिपोर्टिंग की पावर होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या होती है, इसको इंडिपेंडेंस को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहला तो इंडिपेंडेंस शैल नॉट ओनली बी इन माइंड बट आल्सो इन अपीयरेंस। फिर ध्यान रखना वो किसी भी तरीके के ना इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेगा, प्रेशर में काम नहीं करेगा। ध्यान रखना इंडिपेंड द internal function is to be free from any undue influence or pressure that may affect its ability to provide impartial or objective assessment of the organization operation, risk and control. Therefore the given statement is proper. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि इंटरनल ऑडिट क्या करता है, वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट करता है, राइट। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसकी डिटेल देंगे क्या होता है। अब ये बोलता है कि इंडिपेंडेंस को किस तरीके से इंश्योर किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रोल में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें हमारे इंटरनल जो ऑडिटर है उसका क्या स्टेटस है, राइट। द पोजीशन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। फिर ध्यान रखना दिस इंक्लूड डायरेक्ट एक्सेस टू ऑडिट कमिटी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द अदर सुपीरियर सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब ध्यान रखना सेकेंडली क्या बात कर रहा है, रिपोर्टिंग लाइन। सेकेंड किसकी बात हो रही है, रिपोर्टिंग लाइन की बात हो रही है। देखिए रिपोर्टिंग किसको करेगा, डायरेक्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी को, सच ए सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमिटी। इससे क्या होता है, दिस इंश्योर दैट इंटरनल ऑडिटर हैज ए नेसेसरी ऑथोरिटी एंड सपोर्ट टू कैरी आउट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए फिर क्या बोल रहा है, इंटरनल ऑडिटर शुड हैव नेसेसरी ऑथोरिटी, पावर, रिसोर्स, सपोर्ट टू कंडक्ट देयर वर्क विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस और प्रेशर फ्रॉम सीनियर एग्जीक्यूटिव और अदर स्टेक होल्डर, राइट। तो देखिए इसमें रटने की कहीं जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन और उस डेफिनेशन का थोड़ा सा है ना आपको एक्सप्लेनेशन देना है, और साथ में मैंने आपको क्लियरली बताया कि किस तरीके से उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जाएगा। सबसे पहले डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें इंटरनल ऑडिटर का स्टेटस क्या है, उसमें इंटरनल ऑडिटर के पास स्टेटस क्या है, उसके पास क्या ऑथोरिटी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका स्कोप क्या है, एंड मेनली उसकी रिपोर्टिंग लाइन क्या है, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, राइट। वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी का है ना वो रिपोर्ट करेगा, साथ में उसके पास डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए टू हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी। साथ में ध्यान रखना उसके ऊपर किसी भी तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो किसी भी तरीके के उसके इंडिपेंडेंस को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो बड़े इजी क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरे नंबर लेके आने हैं। और ध्यान रखना अगर आप इसको पॉइंट्स में भी आगे दोगे, अगर आप इस आंसर को पॉइंट में भी प्रेजेंट करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा बेटर है, उल्टा बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीए संजना हैज रिसेंटली ज्वाइंड as a chief internal auditor of Upscale Limited, a listed company. Her subordinate staff in internal audit department brings to her knowledge many prior audit issues highlighted in the previous internal auditor report, which are still open. Does she have any responsibility in this regard? How should she proceed in this situation? देखिए किसकी बात हो रही है, ध्यान रखना इंटरनल ऑडिटर सिर्फ जो करंट पीरियड की जो एक्टिविटी है वो सिर्फ उसको एवेल्यूएट नहीं करता है, करंट पीरियड की जो एक्टिविटी है वो सिर्फ उसको एवेल्यूएट नहीं करता है, जो प्रायर पीरियड के जो इशू है, राइट, जो प्रायर पीरियड के इशू है वो ध्यान रखना क्या करता है, उसको भी क्या करता है, मॉनिटर एंड रिपोर्ट करता है। क्या करता है, मॉनिटर एंड रिपोर्ट करता है, राइट। ये कौन बोलता है, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट बोलता है। कौन बोलता है, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट क्या बोलता है कि ध्यान रखना जो प्रायर पीरियड के जो इश्यूज थे, राइट, जो प्रायर पीरियड के इश्यूज थे, राइट, उसको भी आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है और रिपोर्ट करना, राइट। क्या करना है, मॉनिटर करना है और रिपोर्ट करना है। मॉनिटरिंग में आप क्या करते हो, बेसिकली आप देखते हो जो प्रायर पीरियड के जो इश्यू थे, राइट, जो प्रायर पीरियड के जो इश्यू थे क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट
करते हैं। अपन किस में देख रहे हैं, बेसिकली पहले मॉनिटरिंग में देख रहे हैं क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। साथ में हमने जो एक्शन प्लान जो रिकमेंड किया था या फिर जो हमने जो रिकमेंडेशन जो हमने दिए थे, क्या वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए, क्या वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए। अगर पार्शियल इंप्लीमेंट हुए हैं तो हम क्या करते हैं, उसको भी चेक करते हैं, राइट, कि कितना इंप्लीमेंट हुआ है और कितना इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, राइट। अपन देखते हैं कौन कौन से इश्यू अभी भी क्या है, पेंडिंग है, कौन कौन से इश्यू क्या है, अभी भी पेंडिंग है, राइट। साथ में हम क्या करते हैं, उनको अगेन रेटिंग भी देते हैं, अगेन हम क्या करते हैं, उसको रेटिंग भी देते हैं कि कैसी है वो, क्रिटिकल है, राइट, उसके एक्सेप्टेंस लेवल कैसा है, हम क्या करते हैं उसकी भी क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। अगर किसी पे इमीडिएट एक्शन वगैरह चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसको भी देखते हैं, बराबर। साथ में हम अगेन से क्या करते हैं, मैनेजमेंट को रिकमेंड करते हैं, क्या करते हैं, मैनेजमेंट को रिकमेंड करते हैं, आप क्या करिए, उनको इम्प्लीमेंट करिए। अगर मैनेजमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अगेन हम क्या करते हैं, उनके रीजंस भी देखते हैं, क्या करते हैं, उनके रीजंस को भी देखते हैं और देखते हैं क्या हमको और टॉप मैनेजमेंट को इस चीज को रिपोर्ट करने की जरूरत है या नहीं। तो ये सब बेसिकली किस में आता है, मॉनिटरिंग में आता है, किस में आता है, मॉनिटरिंग में। और हम इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। क्या बोला जाता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ATR, राइट। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, उसमें रिपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम उसमें रिपोर्ट करते हैं। हम जो प्रायर पीरियड के इश्यू थे उसका रेफरेंस देते हैं, एक्शन प्लान का रिकमेंडेशन देते हैं, उनका स्टेटस क्या है, कितना इंप्लीमेंट हुआ है, कौन कौन से पेंडिंग है, उनको अपन क्या करते हैं, अगेन हाईलाइट करते हैं, उनको रेटिंग्स देते हैं। अगर ऐसी कोई इश्यू है जिसका इमीडिएट एक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसकी भी रिपोर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट, राइट। तो ऑफकोर्स ये हमारी जो सीए संजना है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीए संजना की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करे, वो प्रायर पीरियड के जो इश्यू है उनको मॉनिटर करे और रिपोर्ट करे, क्या करे, मॉनिटर करे और रिपोर्ट करे। तो देखिए आप जो बोलते हो सर ऑडिट में कीवर्ड्स हाईलाइट करिए, कीवर्ड्स हाईलाइट करिए, तो यही कीवर्ड्स है, यही कीवर्ड्स है, इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको सही से समझोगे तो आपको पता है कि यही कीवर्ड्स है। देखिए अभी अपन हाईलाइट करते हैं, अब हाईलाइट करोगे तो आप उसको क्या करोगे, रटोगे। रटने से अच्छा है कि आप उसको सीक्वेंस में समझो, सीक्वेंस में समझोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सीए संजना की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, क्लोजर ऑफ अ प्रायर पीरियड ऑडिट इश्यू थ्रू टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान इंक्लूडेड इन द पास्ट ऑडिट। उसको देखना है कि जो प्रायर पीरियड के इश्यू है क्या वो क्लोज हुए नहीं हुए, क्या वो अभी भी पेंडिंग है, जो एक्शन प्लान है क्या वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। दिस शैल बी डन विद फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस एज एग्रीड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड TCWG। देखिए उसको इंप्लीमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। In monitoring and reporting of prior audit issue, the responsibility of CA Sanjana as internal audit is usually in the form of action taken report, क्या बोलते हैं, ATR। The term monitoring and reporting refers to periodical tracking of issue raised during a prior audit and evaluation of the corrective action undertaken by auditee to resolve them and to report any open pending matter to the management and the TCWG। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो रही है। यहाँ पे मॉनिटर भी कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग किस में करेंगे, एक्शन टेकन रिपोर्ट में। एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या क्या रिपोर्ट होती है वो भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। ध्यान रखना आपको कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, अगर कोई रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उसके रीजंस भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सी संजय ने क्या कहेगी, शुड पीरियडिकली रिव्यू manner and the extent of implementation of the recommendation and report to the management highlighting the recommendation which have not been implemented fully or partly, right। बड़े इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, ड्रीम प्राइवेट लिमिटेड a travel management company which provide customer with a customized package of domestic and international tour. During the period of COVID-19, a year after that, company suffered losses due to which it went under cost-cutting regime. As a part of this process, company has adopted various courses of action. Out of that, appointment of an internal auditor is one. The internal auditor observed that company has given a huge haul for providing a gym facility to its employee. The internal auditor observed that the gym is being used only 1 to 2 days a week on an average basis by the employee. There is a huge balance lying in the company's bank account, but the management could not take a decision regarding investing the same due to fluctuating the market situation.
द कंपनी हैज टेकन अ हॉल ऑन रेंट फॉर द पर्पज ऑफ अ सिटिंग कम वेटिंग लॉन्च फॉर इट्स कस्टमर. Beside every day, there is a downtime of 1 hour during the working hour for computer and other machines. The internal auditor of the company wants to cover this matter and report them. But Mr. X, the manager of company, is of the opinion that these matters are not related to internal audit and therefore should not be commented upon. Express your opinion in this regard and suggest an appropriate course of action. Okay, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी अपन ने गलती करी है. अपन को इस क्वेश्चन की जब क्वेश्चन इतना बड़ा था तो लास्ट की 2 लाइन अपन को एक बार स्टडी में पढ़ लेनी थी. अगर अपन वो पढ़ते तो अपन को बहुत ज़्यादा फायदा होता. तो चलिए अभी भी कोई नुकसान नहीं है. देखिए क्या हुआ है कि एक कंपनी है, उसकी अभी का है ना, उसका है ना स्टेटस बताया, उसका एनवायरनमेंट बताया कि वो किस तरीके के बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रही है, उसकी करंट सिचुएशन बताई. फिर उस कंपनी ने क्या किया, कुछ है ना रिस्ट्रक्चरिंग या फिर कुछ क्या किया, है ना करेक्टिव एक्शन से लिए, जिसमें इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना एक काम था. अब इंटरनल ऑडिटर ने क्या किया, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करी. इंटरनल ऑडिट करते हुए उसने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करी. अब वो क्या कर रहा है, उन चीज़ों पे रिपोर्ट देना चाहता है, उन चीज़ों पे रिपोर्ट देना चाहता है. अब जो कंपनी का मैनेजर है, कंपनी का जो मैनेजर है, वो ना बोल रहा है कि ये आपके स्कोप में नहीं है, ये आपके स्कोप में नहीं है. अब अपन को क्या करना है, अपना ओपिनियन देना है इस चीज़ पे. तो देखिए पहले तो अपनी बात देख लेते हैं इसके स्कोप में क्या क्या आता है, ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में क्या क्या आता है. तो ये देखिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एनवायरनमेंट है, उस पर जो लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, राइट, उसके बेसिस पर हम क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं. तो हम सबसे पहले है ना इंटरव्यू क्या देखता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. उसके बेसिस पे इंटरव्यू क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करता है, असेस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क वगैरह है, जो भी है, राइट, जो उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग उस एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल है या नहीं, और है तो क्या वो इफेक्टिव है या नहीं. उसके बाद अपन क्या देखते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस. बराबर. फिर ध्यान रखना, इंटरनल कंट्रोल को असेस करने के बाद हम क्या करते हैं. अब देखिए हमने उसमें इंफॉर्मेशन ना ली होगी, तो इंफॉर्मेशन में देखेंगे क्या वो रिलायबल है या नहीं, क्या वो रिलायबल और रेलेवेंट, क्या वो रिलायबल और रेलेवेंट है या नहीं, राइट. अपन ने वो चीज़ देखी होगी. अब ध्यान रखना, जब भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की है ना अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके ऑब्जेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग होगी, तब अपन ने क्या किया, उसके ऑपरेशन देखे होंगे, राइट. अपन क्या देखे होंगे, उसके ऑपरेशन देखे होंगे. तो अपन देखेंगे उसके जो ऑपरेशन वगैरह है, उसके जो ऑपरेशन है मतलब उसकी जो एक्टिविटीज है, उसकी जो एक्टिविटी है, क्या वो एज पर उसकी पॉलिसी, उसके जो मैनुअल वगैरह है, या फिर जो लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल वगैरह है, क्या वो उसके ऑपरेशन उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, क्या वो ऑपरेशन उसके अकॉर्डिंग है या नहीं. अब देखिए ऑपरेशन, कोई भी अगर अपन को एक्टिविटी करनी है तो अपन को 2 चीजें चाहिए. एक तो एसेट्स है उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा रिसोर्सेज. तो एक तो अपन क्या देखेंगे, एसेट्स देखेंगे, राइट. एक तो अपन क्या देखेंगे, कंपनी की एसेट्स देखेंगे, क्या उसका प्रॉपर यूज, क्या उसका प्रॉपर सेफगार्ड है या नहीं, राइट. और साथ में हम क्या देखेंगे, रिसोर्सेज में मल्टीपल आएंगे. ह्यूमन रिसोर्स आएगा, या फिर जो फाइनेंस होता है, कैपिटल रिसोर्स वो भी आएगा. एसेट्स भी रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक ही क्या होते हैं, सारे रिसोर्स होते हैं. हम क्या करेंगे, उसके रिसोर्स का देखेंगे, क्या उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. और अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे, उस जो कंपनी है उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेटली उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ये है क्या है, बेसिकली इंटरनल ऑडिटर की ये चीजें स्कोप में आती है. तो अगेन ध्यान रखना, आपको रटने की जरूरत नहीं है. अगेन क्या है, ये सीक्वेंस में चलती है, अगेन ये एक सीक्वेंस में चलती है, प्रोसेस में चलती है. अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन है ये किसकी बात कर रहा है, रिसोर्सेज की. देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. कंपनी ने एक जिम के लिए हॉल बना रखा है जिसका सही से यूज नहीं हो रहा है. एक कंपनी ने ना हॉल रेंट पे ना ले रखा है फॉर इट्स कस्टमर वगैरह, ध्यान रखना उसका भी है ना सही से यूज नहीं हो रहा है. कंपनी का एक मतलब एडिशनल बैलेंस पड़ा है बैंक में, जिसको भी है ना कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है ड्यू टू सम अनसर्टेनिटी. तो मतलब वो बैलेंस भी क्या पड़ा है, आइडल पड़ा है, उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. मतलब जो कंपनी की जो रिसोर्सेज है उसका एडिक्वेट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. और हमारी जो सीए है
जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, इस चीज को रिपोर्ट होना चाहता है, मैनेजर बोलते हैं कि आप इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो ऑफकोर्स ये हमारे क्या है, ऑफकोर्स ये क्या है, हमारे स्कोप में, हम इसको जरूर रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, सजेस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब ये बोल रहा है कि आप क्या करिए, इसको और डिटेल में बताइए, आप क्या करिए, जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। देखिए अपन को ये सारी चीज मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा था, ये भी यहाँ पे काम की नहीं है। ये अभी यहाँ पे काम की नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोली है। अब अपने यहाँ पे काम की क्या है, अब ये बोल रहा है कि आपको रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उस केस में इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, आपको उसमें डिटेल में बताना। तो देखिए रिसोर्सेज में सबसे पहले क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद आ रही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजट वगैरह, तो सबसे पहले क्या होते हैं, स्टैंडर्ड सेट होते हैं। क्या होते हैं, स्टैंडर्ड सेट होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, राइट, वो कैसे होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड देखेंगे, स्टैंडर्ड जो सेट है क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। दूसरा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का जो मेकिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस है, राइट, जो स्टैंडर्ड का जो सेटिंग प्रोसेस है, जिस मेथड के थ्रू ना स्टैंडर्ड को सेट किया जा रहा है, हम उस प्रोसेस को भी इवेलुएट करेंगे, क्या वो भी अप्रोप्रिएट है या नहीं, राइट, हम उसको भी है ना से देखेंगे। अब ध्यान रखना, जब भी स्टैंडर्ड सेट होते हैं तब हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या करते हैं, सेट करते हैं, राइट, जो ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, कुछ चीज, कौन सा पर्सन कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, हम क्या करते हैं, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन करते हैं। क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू हेल्ड अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। काम सही से नहीं हो तो वो अकाउंटेबल है, अगर काम अच्छा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका और बेटर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके बेसिस पे रिवॉर्ड वगैरह देंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले बेसिकली देखते हैं जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है इन रिगार्डिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड देखेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड रेलेवेंट है या नहीं है। फिर जो स्टैंडर्ड का जो सेटिंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड मेकिंग प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, उसको एवेल्यूएट करेंगे, क्या वो अप्रोप्रिएट है। साथ में हम देखेंगे क्या ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन है या नहीं, राइट, हम क्या करेंगे, ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे क्या उसको फिक्स किया है या नहीं किया है, बराबर। एंड लास्ट वन, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, राइट, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड जो सेट किए हुए, अगर उनमें क्या है, वाइड डिफरेंस है, क्या है, वाइड डिफरेंस है, अगर उसमें क्या है, वाइड डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, उसका रूट कॉज देखेंगे कि वाइड उसके अंदर इतना डिफरेंस आने का रूट कॉज क्या है, राइट, और उसमें क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, राइट, ये सारा हमको क्या करना है, बताना है। देखिए थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, प्रॉपर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, क्या वो इकोनॉमिकल और एफिशिएंट है या नहीं, राइट, फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड का अगेंस्ट क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर ध्यान रखना, ध्यान रखना प्रॉपर ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफाई विद स्पेसिफिक है ना ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस। फिर ध्यान रखना हम क्या करेंगे, उसको भी रिव्यू करेंगे, किसको, मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, राइट। फिर ध्यान रखना जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड्स है, अगर उसमें क्या है, वाइड डाइवर्जेंस है, राइट, उसमें क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, क्या करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे। एज अ पार्ट ऑफ इवेल्युएटिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आइडेंटिफाइंग द फैसिलिटी विच आर अंडर यूटिलाइज्ड इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। और यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। तो देखिए अगेन इस चीज को अपन क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ये ध्यान रखना, ये इंटरनल ऑडिटर के क्या आते हैं, स्कोप में आते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर को क्या करनी चाहिए, इस वीकनेस को हाईलाइट करनी चाहिए अपनी रिपोर्ट में। जो मैनेजर का जो ओपिनियन है वो ध्यान रखना, वो टेनेबल नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट। तो बड़ा इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं आपको स्कोप समझाया था, जो कि यहाँ पे रेलेवेंट, सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला था कि आप बड़ा इजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए AB प्राइवेट लिमिटेड
company having outstanding loans and borrowing from bank exceeding 100 crore rupee wants to appoint internal auditor. Please guide him who can be appointed as the internal auditor and what would be reviewed by him. देखिए व्हाट वुड बी रिव्यूड बाय हिम, अभी अपन ने वही देखा है, अभी जो अपन ने देखा था ना जो पूरा, ये उसी का आंसर। तो सेकंड पार्ट अभी अपन ने डिस्कस किया है, सेकंड पार्ट तो अभी अपन ने डिस्कस किया है। और ये दूसरा बोला है हु कैन बी अपॉइंटेड, तो ध्यान रखना आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो, सीए, सीएमए, सीएस या फिर अदर प्रोफेशनल। कंडीशन क्या है, उसके पास क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, राइट, उसका रेलेवेंट उसके पास नॉलेज होना चाहिए, राइट, उसके पास रेलेवेंट क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस वगैरह होनी चाहिए। कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। देखिए कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है या फिर अदर प्रोफेशनल हो सकता है डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द कंपनी। फिर अगेन ये क्या करिए, ध्यान रखना, ये भी अपने ये कुछ देर पहले अपन चीजें देखी। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर ध्यान रखना अपन उसका क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल देखेंगे, फिर जो इन्फॉर्मेशन बिल्ड है अपन क्या करेंगे उसको देखेंगे क्या वो रिलेवेंट और रिलायबल है या नहीं। फिर ध्यान रखना अपन क्या करेंगे, कंपनी के ऑपरेशन वगैरह देखेंगे क्या वो उनके, ये है फोर्थ वाला, क्या वो लॉ एंड रेगुलेशन की पॉलिसी मैनुअल के अकॉर्डिंग है या नहीं, बराबर। फिर ध्यान रखना उसके लिए दो चीजें चाहिए, एसेट्स और रिसोर्सेज, राइट, तो ये कहाँ पे आएंगे, फिफ्थ, और ये आएगा सिक्स। अल्टीमेटली अपन क्या देखेंगे, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, राइट, तो बड़ा इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए XYZ लिमिटेड, ये इसको थोड़ा कट करेगा, एज नहीं है यहाँ पे, हैज अपॉइंटेड मिस्टर ए टू कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर। द ऑडिट कमिटी रिक्वेस्टेड मिस्टर ए to present their internal audit plan for the next financial year. What approach would Mr. A follow to prepare the internal audit plan for the next year? देखिए बड़ा इजी है, ये बोला कि इंटरनल प्लान को डेवलप करते हैं, इंटरनल ऑडिट का प्लान डेवलप करते हुए आप क्या क्या चीज़ों को एटलीस्ट कंसीडर करोगे। तो ध्यान रखना इंटरनल ऑडिटर, ध्यान रखना सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी को कवर नहीं करता है, वो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एक्टिविटी दोनों को कवर करता है। वो ध्यान रखना बिजनेस की जितनी भी प्रोसेस होती है, एक्टिविटी होती है, ऑल मेजर एक्टिविटी, वो क्या करता है, नॉर्मली सबको कवर करता है, राइट, वो नॉर्मली सबको कवर करता है। ध्यान रखना अलग अलग रेटिंग देता है, उसके बेसिस पे क्या करता है, वो ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस को क्या करता है, कवर करता है। तो अपन बेसिक देंगे, उसके बाद अपन स्पेसिफिक देंगे कि है ना ऑडिटर को एटलीस्ट क्या क्या चीजें है ना कवर करनी चाहिए, किस तरीके से प्लान को डेवलप करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन बिजनेस की नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बिजनेस की नॉलेज लेते हैं, क्यों, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि बिजनेस में रिस्क कितनी है, बिजनेस में रिस्क कितनी है, इनहेरेंट रिस्क या फिर उसके जो ऑपरेशन रिलेटेड रिस्क या फिर उसके जो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड रिस्क या फिर जो लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लायंस रिस्क वगैरह क्या है, या फिर जो इंडस्ट्री एनवायरमेंट रिलेटेड रिस्क वगैरह क्या है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, रिस्क को अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसी के साथ ध्यान रखना अपन बिजनेस की क्या करते हैं, रिस्क एपेटाइट, अपन बिजनेस की क्या करते हैं, रिस्क एपेटाइट को भी कंसीडर करते हैं, उसका एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, उसका रिस्क का एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, रिस्क को अलग अलग क्या करते हैं, रेटिंग देते हैं, उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, रिस्क को अलग अलग रेटिंग देते हैं, बराबर। फिर ध्यान रखना उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि अपनी जो इंटरनल ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है, इंटरनल ऑडिटर क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है, मतलब वैल्यू का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्क को कंसीडर करते हैं, फिर हम उसके बेसिस पे जो कंट्रोल होने चाहिए हम क्या करते हैं, उनको कंसीडर करते हैं, उस पर एफिशिएंसी वगैरह देखते हैं, साथ में हम रिकमेंडेशन देते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन को और इम्प्रूव किया जा सके, किस तरीके से आपके प्रोसेस को और एफिशिएंट किया जा सके, कंट्रोल को और क्या कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपन क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, वैल्यू। ध्यान रखना अगर ये वैल्यू मॉनेटरी टर्म में है या फिर जो टेंजिबल टर्म में है तो और बेटर, राइट। वैल्यू के बाद अपन क्या देखेंगे, अपन एफर्ट देखेंगे कि क्या अपन को एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एफर्ट डिपेंड करेगा कि बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके ऑपरेशन कितने कॉम्प्लेक्स है, लॉ एंड रेगुलेशन क्या क्या एप्लीकेबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क क्या है, हमको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एफर्ट्स को देखेंगे कि क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम कवर करें, ट्राई टू करें, राइट, हम ट्राई करेंगे कवरेज ऑफ all auditable area in given
टाइम, राइट, बराबर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने वैल्यू देख ली, क्या क्या वैल्यू देते हैं, हमको क्या क्या एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद हम राइट हम क्या करेंगे, जो भी हम ऑडिटेबल एरिया कवर कर सकते हैं इन द गिवन टाइम फ्रेम, हम क्या करेंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, बराबर। देखिए देखिए आपको इस तरीके से इंटरनल ऑडिट प्लान को डेवलप करना है कि आप क्या कर रहे हो, सारे बिजनेस प्रोसेस को क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, कवरिंग बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल एक्टिविटी। अब ध्यान रखना आप क्या क्या चीज़ें कंसीडर करोगे प्लान को डेवलप करते हुए। तो सबसे पहले रिस्क इन द बिजनेस, फिर ध्यान रखना रिस्क एपेटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। उसके बाद अपन देखेंगे वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या अपन को एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लास्ट ऑन कवरेज ऑफ ऑल ऑडिटेबल एरिया विद इन द गिवन टाइम रेंज, राइट। तो देखिए अगेन एक बार यहाँ पे मार्क करिए, सबसे पहले ये पहला है, फिर दूसरा रिस्क एपेटाइट, तीसरा वैल्यू, चौथा एफर्ट एंड पांचवा कवरेज ऑफ ऑल ऑडिटेबल एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोलता है, XYZ Yarn Limited is a manufacturing company engaged in manufacturing of a different type of yarn. Its annual turnover is rupees 100 crore and net profit is rupees 10 crore. It has two manufacturing unit. Company is facing difficulty in maintaining adequate internal control. Company wants to appoint an internal auditor who would help in the above task and also various other functions including compliance. In view of the above, you are required to explain the main responsibility of an internal auditor. तो देखिए हमारी सबसे मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमारी सबसे मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है और जो कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, हम क्या करते हैं उसका इंडिपेंडेंट असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं, हम उसका इंडिपेंडेंट असेसमेंट करते हैं। कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रिव्यू वगैरह करके, राइट, मिनट्स वगैरह को रिव्यू करके हम क्या करते हैं, या फिर जो एक्चुअल जो प्रोसेस वगैरह जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके या फिर इंटरनल ऑडिट चेक करके हम क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल का क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट असेसमेंट करते हैं। फोकस ध्यान रखना किस पे है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट पे, राइट। ध्यान रखना हमने असेसमेंट किया होगा तो उसके बेसिस पे हमको कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह मिली होगी, राइट, हमको कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह मिली होगी। अब यहाँ पे क्या बोलता था, अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको लगता है TCWG या फिर मैनेजमेंट के लिए क्या है काम की है, राइट, उनके लिए क्या है रेलेवेंट है और उनको नॉर्मली उस इंफॉर्मेशन का पता नहीं चलेगा, उनको नॉर्मली उस इंफॉर्मेशन का पता नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे, उनको कम्युनिकेट करोगे। क्या करोगे, आप उनको कम्युनिकेट करोगे, राइट। फिर साथ में क्या बोलता है, ध्यान रखना इंटरनल कंट्रोल का प्रॉपर असेसमेंट करने के लिए क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, क्या वो कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या वो ऐसे इंटरनल कंट्रोलर एडिक्वेट और इफेक्टिव है या नहीं, उसके लिए ध्यान रखना है। क्या बोलता है, आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, जो मैनेजमेंट TCWG है आप क्या करोगे, उनके कंटिन्यूस एंड डायरेक्ट टच में रहोगे, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास एडिक्वेट, आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो सकता है। मान लीजिए TCWG कोई नए वेंचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या फिर कोई नई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहती है तो उससे नई रिस्क वगैरह आ सकती है, इसलिए आपके पास क्या होनी चाहिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बराबर। फिर ये ध्यान रखना अपना फोकस किस पे था, इंडिपेंडेंट असेसमेंट पे था, किस पे था, इंडिपेंडेंट असेसमेंट पे था। इसलिए ध्यान रखना क्या बोलता है, आपका काम क्या है, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करना, इवेल्युएट करना, उसकी एफिशिएंसी को चेक करना, उसकी इंप्लीमेंटेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, या फिर जो एक्शन प्लान आप जो सजेस्ट करते हो उसकी इंप्लीमेंटेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। अगर आपने उसको एग्जीक्यूट वगैरह किया, अगर आपने ऐसे सिस्टम को एग्जीक्यूट किया तो वो क्या कर सकते हैं, थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं इन इंडिपेंडेंट असेसमेंट, राइट। तो ध्यान रखना एग्जीक्यूशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, राइट।
एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, बराबर। क्यों? क्योंकि वो क्या कर सकती है, आपके इंडिपेंडेंट असेसमेंट को क्या कर सकती है, थ्रेड क्रिएट कर सकती है। एंड लास्ट वन ध्यान रखना, आप ऑफकोर्स क्या करते हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी को भी क्या करते हो, इंटरनल ऑडिट करते हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी की भी। तो ये क्या बोलता है, जो अकाउंटिंग स्टाफ है, राइट, जो अकाउंटिंग स्टाफ है, आप उसे क्या करोगे, इंडिपेंडेंटली, आप उससे क्या करोगे, इंडिपेंडेंटली क्या करोगे, अपना काम करोगे, राइट। आप अकाउंटिंग स्टाफ से इंडिपेंडेंटली क्या करोगे, अपना काम करोगे, क्योंकि वो भी क्या कर सकते हैं, आपके इंडिपेंडेंट असेसमेंट को क्या कर सकते हैं, थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए आंसर बड़ा इजी है, आंसर बड़ा इजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करते हैं, असेस करते हैं, क्या करते हैं, असेस। ये हमारी क्या है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। उससे जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमको लगता है मैनेजमेंट को पता नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं, बराबर। उसके बाद ये हमको क्या बोलता है, आपको क्या करना है, आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ में आप ध्यान रखना, आप इस तरीके से आप काम करो, क्या आपको अपना काम इस तरीके से करना है कि आपकी क्या रहे, इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंटरनल ऑडिटर मेक्स एन appraisal of a organization structure to ensure that it is in the harmony with the objective of entity. Besides checking of financial transaction and the operational activity of the entity, elaborate. Okay. ये क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी क्या करना है, रिव्यू करना है, राइट, कि क्या वो एडिक्वेट है या नहीं, बराबर। तो उसमें हम बेसिकली क्या क्या देखते हैं, उसमें हम बेसिकली क्या क्या देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। देखिए, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो ध्यान रखना, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, राइट, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, राइट, या फिर जो लॉ एंड रेगुलेशन वगैरह एप्लीकेबल होता है, आपका स्ट्रक्चर ध्यान रखना उनके हार्मनी में होना चाहिए, राइट, उनके हार्मनी में होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आप अपने क्या कर पाए, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, राइट। इसी के साथ ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, जो अथॉरिटी और आप रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से अटैच कर रहे हो अपने स्ट्रक्चर में, अपन क्या करते हैं, उन चीज़ों को भी क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। फिर ध्यान रखना, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी सिंपल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल एंड फ्लेक्सिबल। आज के टाइम में ध्यान रखना, फ्लेक्सिबल होना ध्यान रखना क्या है, जरूरी है, क्योंकि क्या है, एनवायरमेंट चेंजिंग है। तो आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, अपन रिपोर्टिंग लाइन देखते हैं। बेसिकली रिपोर्टिंग लाइन कैसी होनी चाहिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। अगर इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होता है, आपको एक पर्सन क्या कर सकता है, एक ही दूसरे पर्सन को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, वो दो अलग अलग रिपोर्ट को नहीं करेगा। इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, सिंगल रिपोर्टिंग लाइन होनी चाहिए, बराबर। उसके बाद ध्यान रखना, अगर क्या है, ड्यूअल रिपोर्टिंग लाइन है, काफी बार ड्यूअल रिपोर्टिंग भी होती है, तो ध्यान रखना उस केस में ध्यान रखना, वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, बराबर। उसकी जगह ध्यान रखना, अपन जहाँ पे भी सारी चीजें देख रहे हैं, तो ये चीजें हमेशा कॉमन रहेगी, क्या, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हर जगह अटैच रहती है। कि ध्यान रखना, जो पर्सन के पास अथॉरिटी है उसके पास ध्यान रखना एडिक्वेट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, या फिर किसी पर्सन के पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके रिगार्डिंग उसके पास एडिक्वेट अथॉरिटी वगैरह भी होनी चाहिए। फिर अपन देखेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटी, ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटी। नॉर्मली ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट। उसमें ध्यान रखना, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है। मान लीजिए आपके कोई हेडक्वार्टर में आपकी कोई टॉप मैनेजमेंट है, और साथ में आपके जो ऑपरेटिंग यूनिट में जो चीफ ऑफिसर वगैरह है, ध्यान रखना उनकी जो ड्यूटीज है वो ओवरलैपिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सिचुएशन आ सकती है, तो ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए। साथ में अपन देखेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्या देखेंगे अपन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि एक पर्सन कितने पर्सन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कितने पर्सन एक पर्सन को रिपोर्ट कर रहा है। ध्यान रखना कंट्रोल, ध्यान रखना एडिक्वेट होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया, राइट, अगर उसको ज्यादा लोगों को हैंडल करना है, तो अगेन वहां पे क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है मैनेजमेंट में। और मैनेजमेंट से अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे ओवरऑल मैनेजरियल डेवलपमेंट कैसा है, राइट, ओवरऑल मैनेजरियल
डेवलपमेंट कैसा है कंपनी में, राइट। तो चलिए, इससे आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए, सबके सब सीक्वेंस में है। आंसर जो होगा वो इस सीक्वेंस में नहीं होगा, आप इस सीक्वेंस में प्रेजेंट करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए द इंटर ऑडिटर शुड कंडक्ट review of organization structure to ascertain whether it is in harmony with the objective of enterprise and whether the assignment of a responsibility is in consonance therewith, right। मैंने क्या बोला, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या करोगे, हर लेवल पे चेक करोगे, वो ध्यान रखना वो एडिक्वेट होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि जो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जो स्ट्रक्चर है क्या वो हार्मनी में है या नहीं। दूसरा अपन देखेंगे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर ध्यान रखना ओवरलैपिंग ऑफ अ ड्यूटी, राइट, ओवरलैपिंग ऑफ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इंश्योर दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर स्टाफ एट हेडक्वार्टर डू नॉट ओवरलैप विद दोज ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव एट ऑपरेटिंग यूनिट। ओवरलैपिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर अपन देखें रीजनेबलनेस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट एन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। फिर अपन क्या देखेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, राइट, एक पर्सन को क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। ड्यूअल रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, ड्यूअल रिपोर्टिंग है तो ध्यान रखना वो क्लियरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। लास्ट में अपन क्या देखेंगे, प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से करा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, कि आप नेक्स्ट टाइम में जब इंटरनल चैप्टर के क्वेश्चन देखें तो आप 15 मिनट में पूरे चैप्टर को पूरा कर दें। देखिए क्या है, देखिए XYZ लिमिटेड हैज टू अपॉइंट मिस्टर ए एज ए चीफ इंटरनल ऑडिटर टू लीड द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द कंपनी। The managing director of the company has asked HR head to define the reporting structure of a chief internal auditor so that he can discharge his duties objectively. Suggest the ideal reporting structure of a chief internal auditor that HR head may propose to managerial director. देखिए अगेन रिपीटेड जैसा क्वेश्चन है, अगेन ये किससे रिलेटेड है, इंडिपेंडेंस है, और उसको अपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए ध्यान रखना। आपने एक स्टेप देखा था कि उसकी जो रिपोर्टिंग लाइन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, उसके पास डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, किसका, जो टॉप अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमेटी या फिर सीईओ वगैरह की बात करें, उसके पास उसका क्या होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए। और वो ध्यान रखना किसको करेंगे, वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग उनको करेंगे, राइट, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट रिपोर्टिंग उनको करेंगे। अब ध्यान रखना अगर कोई स्पेसिफिक ऑडिट इशू वगैरह आ रहा है, राइट, जिसका रिकमेंडेशन वगैरह है, तो ध्यान रखना लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को करेंगे, राइट, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिकमेंडेशन एंड द एक्शन। उसके जो रिजल्ट वगैरह होंगे वो ध्यान रखना किसको कम्युनिकेट करेंगे, टॉप अथॉरिटी को। साथ में ये हमेशा ध्यान रखना है कि उनपे कैसा हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं हो, उनपे अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं हो, उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हो इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज देयर स्कोप, फंक्शंस एंड द ड्यूटीज, राइट। तो देखिए फिर से इन्होंने यहाँ पे पहले तो इंडिपेंडेंस का है ना रेफरेंस दिया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इंडिपेंडेंस का रेफरेंस दिया है, अभी भी वही चल रहा है रेफरेंस, अभी भी वही रेफरेंस चल रहा है। फिर ध्यान रखना किसको है ना रिपोर्ट करेंगे, ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू एंजॉय हिज ट्रू स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो ध्यान रखना कभी कभी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनको भी रिपोर्ट कर सकता है इन ऑर्डर टू फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग पर्पज और एनी अदर सिमिलर अथॉरिटी। तो बड़ा सिंपल सा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंस का रेफरेंस देना है, अच्छे से देना, फिर आपको बताना है कि उसको ध्यान रखना उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ध्यान रखना वो टॉप अथॉरिटी को क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी वगैरह, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए XYZ लिमिटेड हैज अपॉइंटेड मिस्टर ए टू कंडक्ट देयर इंटरनल ऑडिट फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर। The audit committee requested Mr. A to perform detailed analysis of their expense in previous year and report all risk underlying gap. What audit approach should internal auditor follow to identify such gap?
ओके, ये किसकी बात कर रहा है? परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिटर एंगेजमेंट की बात कर रहा है। आप किस तरीके से अपने इंटरनल ऑडिट को परफॉर्म करोगे, राइट। और साथ में ध्यान रखना है किस टाइप का ऑडिट एंगेजमेंट है, स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट है। किस टाइप का है? ये है स्पेसिफिक ऑडिट इंगेजमेंट है, राइट। क्या है ये? स्पेसिफिक ऑडिट इंगेजमेंट है। हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम उनके एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हैं? इवेल्युएट कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकंड गाइज। तो देखिए ये क्या है? ये है स्पेसिफिक ऑडिट इंगेजमेंट। अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए अपन क्या करते हैं, जो बिजनेस है, जो बिजनेस है हम क्या करते हैं? उसकी नॉलेज लेते हैं। क्या करते हैं? उसकी नॉलेज लेते हैं, राइट। कि बिजनेस की है ना एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर क्या लॉ एंड रेगुलेशन वगैरह एप्लीकेबल है, क्या उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, किस टाइप के उसके बिजनेस के ऑपरेशन वगैरह है, क्यों लेते हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द इनहेरेंट रिस्क, राइट। किस तरीके के इनहेरेंट रिस्क है उससे बिजनेस में, साथ में उस बिजनेस के है ना रिस्क एपेटाइट वगैरह क्या है, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? बिजनेस की नॉलेज वगैरह लेते हैं। अपने पास वेरियस डॉक्यूमेंट्स है, राइट, जहाँ से आपको क्या मिलेगी? आपको बिजनेस के रिगार्डिंग नॉलेज मिल सकती है। अब उसके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, उसके मेमोरेंडम वगैरह चेक कर सकते हो, मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक कर सकते हो, राइट। एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह ले सकते हो, इंक्वायरी वगैरह से आपको क्या मिल जाएगी? बिजनेस की नॉलेज मिल जाएगी। फिर एक बार आपको बिजनेस की नॉलेज मिल गई, तब आप क्या करोगे? प्लान डेवलप करोगे। क्या करोगे? आप प्लान डेवलप करोगे। अब ध्यान रखना, प्लान डेवलप करने से पहले, प्लान डेवलप करने से पहले आप क्या क्या देखोगे? आप एक तो देखोगे क्या क्या उसमें इनहेरेंट रिस्क है, राइट। ध्यान रखना उस रिस्क के अकॉर्डिंग क्या क्या कंट्रोल से होने चाहिए, राइट। उस रिस्क के रिगार्डिंग क्या क्या कंट्रोल होने चाहिए और उस कंट्रोल में हमको क्या क्या चेक करने हैं, राइट। हम उस कंट्रोल को किस तरीके से एवेल्यूएट करेंगे, इन चीजों को डिटेल में कंसीडर करने के बाद हम क्या करेंगे? प्लान को डेवलप करेंगे, राइट। क्या करेंगे? प्लान को डेवलप करेंगे। और ध्यान रखना जो चीफ इंटरनल ऑडिटर क्या करता है वो उसको अप्रूव भी करता है और ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ क्या करता है? इनको कम्युनिकेट वगैरह भी करते हैं एडवांस में, राइट। भी ध्यान रखना अपन को सारा काम अपने प्लानिंग वर्क कर दिया। अब अपन क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? अपन गैदर करेंगे। इंफॉर्मेशन को अपन क्या करेंगे? गैदर करेंगे, राइट। क्योंकि जब तक अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं तो अपन किस तरीके से ऑडिट को परफॉर्म करेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। ध्यान रखना इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं सबसे पहले, सबसे जो मेन कंसिडरेशन हमको रखना है वो किस पे रखना है? सोर्स पे रखना है। किस पे रखना है? सोर्स पे, राइट। सोर्स ध्यान रखना कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। एज लॉन्ग एज पॉसिबल इंटरनेट क्या करनी चाहिए? इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गैदर ऑब्टेन करनी चाहिए, राइट। एक बार आपको इंफॉर्मेशन मिल गई तो अब अपन क्या करेंगे? उस पर अपने इंटरनल ऑडिट चेक लगाएंगे। क्या करेंगे? अब उस पर अपन अपने इंटरनल ऑडिट चेक लगाएंगे, मतलब अपन क्या कर रहे हैं? उस पर अपने इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर को क्या कर रहे हैं? उस पर अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। इसमें अपन ने बेसिकली क्या देखा था? अपन वहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करते हैं। दूसरे प्रोसीजर पे अपन परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी और गैप, बराबर। साथ में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सैम्पलिंग बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं? टेस्टिंग कर सकते हैं। ध्यान रखना हमको जो भी एविडेंस मिल रहे हैं, हमको जो भी एविडेंस मिल रहे हैं हम उसको क्या करेंगे? एडिक्वेटली हम क्या करेंगे? उसको स्टोर करेंगे और कॉन्फिडेंसली उसको क्या करेंगे? केप्ट करेंगे। उसको प्रॉपर, उस एविडेंस को क्या करना है? उस एविडेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट करेंगे। हम इंटरिम रिपोर्ट वगैरह भी क्या कर सकते हैं? इश्यू कर सकते हैं। और लास्ट में बात किसकी है? वर्किंग पेपर की। किसकी बात हो रही है? वर्किंग पेपर की। आपको क्या करना है? आपको एडिक्वेट वर्किंग पेपर क्या करना है? बनाने हैं और उनको क्या करना है? मेंटेन करना है, राइट। उसको क्या करना है? उसको मेंटेन करना है। और लास्ट में अपन क्या करेंगे? अपनी फाइनल रिपोर्ट क्या करेंगे? इश्यू करेंगे। क्या करेंगे? अपन अपनी फाइनल रिपोर्ट क्या करेंगे? इश्यू करेंगे, राइट। किसको? ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर्स को, राइट। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बिजनेस उसके एनवायरमेंट की अपन क्या कर रहे हैं? नॉलेज ले रहे हैं। फिर अपन क्या करेंगे? परफॉर्मिंग ऑडिट प्लानिंग। उसमें ध्यान रखना ये कौन करेगा? डिटेल जो वर्क प्लान उसको कौन है ना अप्रूव करेगा? चीफ इंटरनल ऑडिटर। ध्यान रखना जो प्लान है डेवलप करने से पहले एक तो अपन रिस्क को प्रॉपरली असेस करेंगे और उसके अगेंस्ट में क्या क्या कंट्रोल होने चाहिए अपन वो देखेंगे। साथ में हम क्या क्या उस पर चेक लगाएंगे, क्या क्या इंटरनल ऑडिट चेक लगाएंगे। इन चीजों को कंसीडर करने के बाद अपन क्या करेंगे? प्लान को डेवलप करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। उसमें ध्यान रखना आपका एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए किस पे?
सोर्स पे, राइट, एज लॉन्ग एज आपको डायरेक्टली ऑब्टेन करने चाहिए। फिर ध्यान रखना उसमें हम क्या करेंगे, ऑडिट चेक परफॉर्म करेंगे। इसकी बात करता है एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग की बात करता है, फिर उसके बाद टेस्टिंग की बात कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, आपको एडिक्वेट एविडेंस क्या करना है, कलेक्ट करना है और उसको प्रॉपर्ली क्या करना है, स्टोर करना है। फिर ध्यान रखना आप इंटीम रिपोर्ट भी क्या कर सकते हो, इश्यू कर सकते हो। और लास्ट में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क पेपर, राइट। लास्ट में अपन क्या करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिटर। देखिए इंटरनल ऑडिटर शुड सर्कुलेट फाइनल रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन हिज फाइंडिंग टू द ऑडिट कमिटी। इंटरनल ऑडिटर मस्ट एडहियर टू SIA 360 and SIA 370 while sharing the result of an internal audit with the stakeholders, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। चलिए अपन को इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पे एक शॉर्ट नोट की बात कर रहा है। देखिए बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन बताते हैं स्कोप। सबसे पहले अपन क्या बताते हैं, स्कोप बताते हैं। फिर अपन बताते हैं, अपन आपको इसी से मार्क करवा लें। देखिए अपन को इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बोल रहा है कि आप शॉर्ट नोट दीजिए। तो देखिए अपन सिर्फ 300 जितना दे दिया, अपन उतना ही दे देते हैं। देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, बेसिकली दो टाइप की रिपोर्ट होती है। बेसिकली दो टाइप की रिपोर्ट होती है। एक तो कौन सी होती है, स्पेसिफिक ऑडिट इंगेजमेंट वाली रिपोर्ट होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, डिटेल में सारी चीजें बताते हैं कि क्या क्या है ना, हमने प्रोसीजर अप्लाई किए, क्या क्या फाइंडिंग्स थी, राइट, कौन कौन से की हाईलाइटेड इश्यू वगैरह थे, हम क्या करते हैं उस पर एक डिटेल रिपोर्ट देते हैं, राइट, आफ्टर एवरी स्पेसिफिक ऑडिट इंगेजमेंट, राइट। और एक कौन सी होती है, पीरियडिकल इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। वो लगभग नॉर्मली क्या होती है, क्वार्टरली वगैरह इशू होती है। वो किसको सबमिट करी जाती है, ऑडिट कमेटी वगैरह को इशू करी जाती है। ध्यान रखना हम जो स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट वगैरह होते हैं उनकी समरी वगैरह क्या होती है उसमें इंक्लूड होती है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ठीक है, एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट एन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कवरिंग अ स्पेसिफिक एरिया is prepared by internal auditor highlighting key observation arising from those assignment, right। This report is generally issued with the detail of the manner in which the assignment was conducted and the key findings from the auditor procedure undertaken. This report is issued to auditee with copies shared with local management as agreed during the planning phase। एक क्या होती है, पीरियडिकल ऑडिट रिपोर्ट होती है, राइट। इसको कौन फाइनलाइज करता है, चीफ इंटरनल ऑडिटर। और किसको सबमिट होती है, ऑडिट कमेटी को। इसमें ध्यान रखना जो अपन ने ऊपर जो डिस्कस करी है रिपोर्ट, उसमें नॉर्मली क्या होती है, इसकी समरी वगैरह होती है, ध्यान रखना। फिर क्या होती है, पीरियडिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होती है और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी कवरिंग द एंटिटी एंड द प्लान पीरियड इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ इंटरनल ऑडिटर। Such reporting is normally done on quarterly basis and submitted to highest governing authority responsible for internal audit, generally the audit committee. Some part of aforementioned internal audit report may form part of the periodical report shared with the audit committee, right। बड़ा इजी है। देखिए क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द इम्पोर्टेंस important aspect to be considered by the external auditor in the evaluation of an internal audit function। ओके अपन क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे जब अपन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को क्या कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं, कौन, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंटरनल ऑडिटर का क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस देखते हैं। क्या देखते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, क्या उसकी अथॉरिटी है, क्या उसका स्कोप है, राइट, क्या वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। हम क्या देखते हैं, सबसे पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस देखते हैं। फिर अपन सेकंड क्या देखते हैं, उसी के साथ देखते हैं उसका स्कोप, कि वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो कितना डिटेल में परफॉर्म कर रहा है, वो किस तरीके से एविडेंस वगैरह कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं, सेकंड स्टेप उसका हम देखते हैं स्कोप देखते हैं। तीसरा अपन देखेंगे उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। क्या देखेंगे, उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, क्या वो एडिक्वेट है गिवन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। जो भी पर्सन इंटरनल ऑडिटर है, राइट, क्या वो इनफ कॉम्पिटेंट है या नहीं, राइट, अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से डिस्चार्ज करने के लिए। क्या जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, क्या वो उसके पास है या नहीं। हम उसमें उसकी डिग्री वगैरह भी देख सकते हैं, उसका प्रायर एक्सपीरियंस वगैरह भी कंसिडर करेंगे। लास्ट में क्या वो प्रोफेशनल
ड्यू केयर वगैरह मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो क्या वो अपना काम प्रोफेशनली कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो अपना काम प्रॉपर्ली प्लान कर रहा है, क्या वो प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, क्या वो अपनी चीज़ों को वर्क को क्या वो प्रॉपर्ली सुपरवाइज कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, क्या वो एडिक्वेट वर्किंग पेपर मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। क्या वो अपना काम प्रोफेशनल मैनर में कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अपन बेसिकली क्या करते हैं, चार चीज़ों को कंसिडर करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, फिर अपन देखेंगे उसका स्कोप, फिर अपन देखेंगे उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस, लास्ट में हम देखेंगे क्या वो ड्यू प्रोफेशनल के राइट मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, देखिए XYZ लिमिटेड हैज अपॉइंटेड, ये थोड़ा कट करना, Mr. A to conduct their internal audit for the new financial year. The audit committee requested Mr. A to present a detailed report on their finding and areas where immediate action is needed to mitigate critical risk. What should be the content of internal audit report? अभी क्या पूछ रहे हैं अपन को, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के क्या पूछ रहे हैं, कंटेंट पूछ रहे हैं। टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमिटी, राइट, आपके इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आपको हाईलाइट करा दूं, अपन ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या बताते हैं, हमारा स्कोप क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है। दूसरा अपन बताते हैं पीरियड कवर्ड बाय द ऑडिट। देखिए जब भी ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, तो उसके ऊपर है ना एक तो स्कोप दिया होता है, साथ में डेट मेंशन करी होती है। पीरियड मेंशन क्या होता है कि ये ऑडिट रिपोर्ट कौन सी पीरियड की है, जनवरी टू मार्च हो सकती है, 1 मंथ का भी हो सकता है, अगर स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट है, राइट, क्वार्टरली भी हो सकती है, राइट। तो सेकंड क्या होता है, उसके ऊपर है ना होता है पीरियड मेंशन। थर्ड क्या होता है, एग्जीक्यूटिव समरी। इसमें क्या होता है, हाई लेवल समरी दी होती है, जो भी की फाइंडिंग्स थी या फिर जो की इश्यू थे वो क्या होते हैं इसमें हाईलाइट होते हैं, जिसमें ध्यान रखना जो टॉप मैनेजमेंट है जो क्या करते हैं ये उनको एड्रेस करता है, टॉप मैनेजमेंट को एक बार इसको जरूर देखना चाहिए। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव समरी दी होती है, राइट। एग्जीक्यूटिव समरी ये क्या होती है, एक हाई लेवल समरी होती है, राइट। इसमें क्या होती है, एक हाई लेवल समरी होती है, राइट। इसमें अपन क्या करते हैं, जो की इश्यू वगैरह होते हैं तो हम क्या करते हैं उसको है ना मेंशन करते हैं। फिर देखिए समरी ऑफ द क्रिटिकल फाइंडिंग्स, समरी ऑफ द क्रिटिकल फाइंडिंग्स। अब ये क्या होता है, मेन है ना रिपोर्ट होता है, राइट। ये अपनी जो इंटरनेट का जो है ये क्या होता है, मेन कोर ऑडिट रिपोर्ट होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, इन दोनों सेक्शन में समरी ऑफ द क्रिटिकल फाइंडिंग्स इन द डिटेल ऑडिट फाइंडिंग्स, इसमें अपन क्या करते हैं, अपन ने जो भी उस पीरियड में अपन ने जो भी है ना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, जो भी अपन ने एरिया को कवर किया, अपन को वहाँ पे क्या क्या की इश्यू आइडेंटिफाई हुए, राइट, उसका बिजनेस पे क्या क्या इंपैक्ट है, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, हम क्या करते हैं उसको उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। साथ में हम ध्यान रखते हैं वहाँ पे रेटिंग भी देते हैं, कौन सा इश्यू हाई है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो है, एज एग्रीड इन द ऑडिट प्लानिंग, राइट। जिस तरीके से अपन ऑडिट में मटेरियल करते थे, इसमें क्या है हम इस तरीके से क्या करते हैं इश्यू को हाईलाइट करते हैं कि कौन से हाई लेवल के हैं, कौन से मीडियम लेवल के हैं, कौन से लो लेवल के हैं। अब ध्यान रखना हम उसके साथ में क्या करते हैं, रिकमेंडेशन भी देते हैं। क्या करते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, रिकमेंडेशन भी करते हैं कि किस तरीके से ना इस सिचुएशन को और बेटर किया जा सकता है, राइट। देखिए फिर ये क्या बोल रहा है, डिटेल ऑडिट फाइंडिंग विद एलिब्रेशन ऑन बिजनेस इंपैक्ट एंड रूट कॉज ऑफ सच फाइंडिंग। फिर ये क्या बोलता है, रेटिंग ऑफ द हाईलाइटेड इश्यू, हम साथ में उसकी रेटिंग भी करते हैं। फिर हम क्या करते हैं साथ में रिकमेंडेशन भी करते हैं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हो, या फिर जो हमने फाइंडिंग्स को हाईलाइट किया है उसको किस तरीके से एड्रेस कर सकते हो। फिर साथ में जो रेस्पॉन्स मिलता है मैनेजमेंट से, राइट, साथ में जो रेस्पॉन्स मिलता है फंक्शनिंग अथॉरिटी से रिगार्डिंग द एक्शन प्लान एंड द टारगेट टाइमलाइंस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सच एक्शन प्लान, वो भी क्या करते हैं हम इस चीज में रिपोर्ट करते हैं, राइट। तो बड़ा इजी है, ध्यान रखना सब कुछ एक सीक्वेंस में चलता है, सब कुछ एक सीक्वेंस में चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द XYZ लिमिटेड हैज अपॉइंटेड मिस्टर ए टू कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर। द ऑडिट कमिटी रिक्वेस्टेड मिस्टर ए to present their analysis on the implementation of recommendation of the previous audit report and highlight a critical area where which need immediate attention of the audit committee. What should be the steps followed by internal auditor to address the requirement of the audit committee? ये देख ले बेसिकली किसकी बात कर रहा है, एक्शन टेकन रिपोर्ट की बात कर रहा है, जिसमें अपन ने इनिशियली उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार आप इसको है ना मैं आपको मार्किंग करवा लेता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो इश्यू है, प्रीवियस ऑडिट के जो इश्यू है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं उसका रेफरेंस देते हैं। फिर जो एक्शन प्लान थे प्रीवियस ऑडिट में हम क्या करते हैं उसका भी रेफरेंस देंगे। देखिए इंप्लीमेंटेशन एक्शन
एग्रीड बाय द मैनेजमेंट अलोंग विद द टारगेट इंप्लीमेंटेशन डेट। अपन ने क्या किया, उसका रेफरेंस दिया। अब बताएंगे स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, जो एक्शन प्लान हमने सजेस्ट किया था उसका स्टेटस क्या, क्या वो उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो गया है, क्या वो पार्शियली इंप्लीमेंट हुआ है, राइट। अब अपन क्या करेंगे, उसका स्टेटस बताएंगे, राइट। अब अगर पार्शियली इंप्लीमेंट हुआ है तो कुछ रेजिडुअल रिस्क वगैरह होंगे, जो रेजिडुअल रिस्क है हम क्या करेंगे वो भी बताएंगे, साथ में अगेन ध्यान रखना, अगेन उसको हाईलाइट करेंगे, कौन से हाई लेवल है, कौन सी मीडियम है, कौन सी लो लेवल है। द रेजिडुअल रिस्क रेटिंग फॉर एनी अनइम्प्लीमेंटेड एक्शन, ऑडिट फाइंडिंग्स नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एनी क्रिटिकल ऑडिट फाइंडिंग दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन फॉर एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन। अगर कोई ऐसी रिस्क है जिसके रिगार्डिंग हमने एक्शन प्लान सजेस्ट किया था और वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और वो ध्यान रखना रिस्क क्या है, बहुत हाई लेवल की है, अगर वो क्या है क्रिटिकल रिस्क है जिसका इमीडिएट अटेंशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसको भी अलग से रिपोर्ट करेंगे, राइट। उसको अपन क्या करेंगे, अलग से रिपोर्ट करेंगे, बराबर। तो ये ध्यान रखना, अपने पहले ही डिस्कस कर लिया था, अगर आपने उसको सही से सुना था तो अपन को आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, राइट। ये उसका क्या है, रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर sought information regarding the appointment of an internal auditor for following group company in accordance with the Company Act 2013, of which certain financial information are given below। देखिए फॉलोइंग आर इन रुपीज करोड़ एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रीवियस, ये प्रीवियस का डेटा दिया हुआ है, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। देखिए आदि लिमिटेड तो क्या है, लिस्टेड है, तो इसके लिए तो क्या है मैंडेटरी, इसके लिए क्या है मैंडेटरी है। फिर बात कर लेते हैं अजीत लिमिटेड, जो क्या है अनलिस्टेड पब्लिक का कंपनी है। देखिए इसका टर्नओवर 200 से कम है। फिर अपन बात करें लोन फ्रॉम बैंक पीएफआई, ये 100 से कम है। पब्लिक डिपॉजिट 25 से कम है, पर इसकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 50 से ज़्यादा है, तो इसलिए अजीत लिमिटेड को भी क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। अजीत लिमिटेड को भी क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। अब अपन बात कर लेते हैं नेमी लिमिटेड, जो कैसी है प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है। अब उस पर अपन बेसिकली दो ही कंडीशन देखे थे, कौन सी, एक तो टर्नओवर वाली, दूसरी लोन्स एंड बोरिंग वाली। देखिए इसका टर्नओवर कम है, इसकी लोन भी कम है, इसका लोन भी कम है, तो जो नेमी लिमिटेड है उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए आदि लिमिटेड को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो अजीत लिमिटेड है उसको भी अपॉइंट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर, और जो नेमी लिमिटेड है उसको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि आपको ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का डेटा देखते हैं। ये पूछ रहा है फॉर द 22 to 23 आपको ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत है या नहीं। तो अपन प्रीवियस ईयर का डेटा देखेंगे 21-22 का। तो देखिए प्रीवियस ईयर में उसका टर्नओवर कितना आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड है उसका टर्नओवर कितना है 140 एंड 65, 25 एंड 230, राइट। उसका टर्नओवर कितना है 230, 200 से ज्यादा है। तो अगेन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को फॉर द ईयर 22-23 उसको इंटरनल ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है, एज टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-22 एक्सेस 200 करोड़, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड is concerned about a high employee attrition rate in his company. As the internal auditor of the company, he requests you to analyze the cause for the same. What factors would you consider in such analysis? देखिए अगेन क्या था, ये स्पेसिफिक ऑडिट इंगेजमेंट है। ये किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, जॉब एट्रिशन रेट के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि वो कैसी है, हाई जॉब एट्रिशन रेट है। तो उस केस में जो इंटरनल ऑडिटर है आप क्या क्या चीजें कंसीडर करोगे। तो देखिए अगर हाई जॉब एट्रिशन रेट है तो उस पर अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे जॉब का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, राइट। आपकी लेबर पॉलिसी कैसी है, राइट। जो लेबर वेलफेयर स्कीम वगैरह है वो कैसी है, आप किस तरीके के मॉनेटरी बेनिफिट देते हो, आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह कैसे हैं, राइट। आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, राइट, जो वर्किंग बिहेवियर वगैरह है वो कैसा है, राइट। आपकी प्रमोशन एक्टिविटी वगैरह कैसी है, बराबर। आपके सेफ्टी जो फैक्टर्स वगैरह है, आप जो एम्प्लॉय के सेफ्टी फैक्टर वगैरह के लिए आप जो पॉलिसी बनाते हो वो कैसी है। अब इन चीज़ों के बेसिस पे आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे रीजंस फॉर द हाई जॉब एट्रिशन रेट, राइट। रूट कॉज क्या है।
देखिए अपन क्या क्या देखेंगे, द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट। अपन क्या कर रहे हैं, उस परसेंटेज राइट, उस हाई एट्रिशन रेट की क्या कर रहे हैं, अपन रूट कॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कौन सा ऐसा कारण है कि जिसके कारण क्या हो रहा है, हाई एट्रिशन रेट है। तो देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जॉब स्ट्रेस या फिर वर्क लाइफ इम्बैलेंस या फिर अनबियरेबल बिहेवियर ऑफ द सीनियर स्टाफ, सेफ्टी फैक्टर, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, लो मॉनेटरी बेनिफिट, ये नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ ये अलग पॉइंट है। फिर लेबर वेलफेयर स्कीम, whether the organization has properly qualified and experienced personnel for the various level of work, is the number of people employed at various work center are excessive or inadequate। आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव आपने क्या करके एम्प्लॉय लगा रखे हैं तो ऑफकोर्स प्रमोशन की एक्टिविटी जो है चांसेस जो कम होंगे, तो उसके जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो भी ध्यान रखना वहाँ पे कम होगी। या फिर मान लीजिए अपन क्या देखते हैं, क्या आपके जो रेलेवेंट जो वर्क परफॉर्म करना है क्या आपने उसके लिए एडिक्वेट पर्सनल को है ना रिक्रूट किया है या नहीं किया है, राइट। डज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर स्टाफ ट्रेनिंग सो दैट एम्प्लॉय एंड वर्कर कीप देमसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ द करंट टेक्निक एंड प्रैक्टिस, राइट। उनको अपडेटेड रखने के लिए हमको क्या करना होता है, कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह देती है, तो अपन देखने के कि कंपनी आपकी कंपनी किस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह दे रही है, राइट। चलिए इसी के साथ चैप्टर पूरा होता है इंटरनल ऑडिट। थैंक यू, राधे राधे।